दोस्तों, इस बार केलोंग से बारालाचा की यात्रा करने का मन हुआ। हम निकल पड़ते हैं मनाली से, और जैसे ही हम अटल टनल पार करते हैं, पार करते ही दुनिया बदल जाती है। नीचे के दृश्य पीछे छूट चुके हैं, नई दुनिया हमारे सामने है। नए पहाड़, पहाड़ों पर बिखरी हुई ये चांदी सी बर्फ, नीला आकाश, और उस पर कहीं कहीं छितरे हुए ये बादल आपको मोह रहे हैं। हम दारचा से गुजर रहे हैं। ये एक लंबा पुल है, अद्भुत, खूबसूरत। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, क्या कहूँ, बहुत कुछ है इन पहाड़ों में जो सिर्फ महसूस हो सकता है, शब्दों में बयान नहीं हो सकता। ये जो छोटे छोटे देवदार के दरख्त दिख रहे हैं, ये पेड़ दिख रहे हैं, ये मनाली में बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। आपको गर्दन ऊंची करनी पड़ती है देखने के लिए, लेकिन यहाँ वनस्पति धीरे धीरे कम होती जा रही है। और दूर पहाड़ों पर मैं देख रहा हूँ कि हरियाली बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नंगे पहाड़ हैं। और पहाड़ों पर कहीं कहीं चांदी बिखरी है। सामने दिखाई देती पहाड़ियाँ 3 या 4 पहाड़ियों की लेयर है, और उन पर चांदी बिखरी हुई है। हम जिस्पा से आगे दीपक ताल आ जाते हैं। दीपक ताल आते हुए देखेंगे, लेकिन हम इस मनमोहक दृश्य को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने गाड़ी रोकी और थोड़ा घूमने का मन हुआ, इधर उधर टहलने का मन हुआ, और हम उतर आए हैं गाड़ी से नीचे। मेरे दाहिनी तरफ आईटीबीपी का कैंप है, और ये खूबसूरत झंडियाँ जो शायद किसी लामा ने लगाई हैं किसी प्रार्थना के लिए, और प्रार्थनाएं इन पर्वतों में चलती रहती हैं, होती रहती हैं, करनी ही होती हैं। हम भी तो उस प्रार्थना के एक अंश हैं, वरना इतनी दूर, इतने ऊंचे विराट विशाल पहाड़ों में भला कौन कैसे पहुंच पाएगा। ये करिश्मा है। मैं जैसे जैसे पहाड़ों को देखता हूँ, उन पर हरियाली है, कहीं कहीं कलर बदल जाता है, रंग बदल जाते हैं, कहीं मटमैला है, कहीं भूरा है, कहीं हरा है। और ये आसमान का मुआयना करते हुए शाश्वत कुमार जैसे कह रहे हों, क्या नीला आकाश है। हमारे प्लेन में तो धुंधल का छाया रहता है, गर्द छाई रहती है। बीच बीच में बड़े वाहन भी आ रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ से हिलने का मन ही नहीं हो रहा। मन होता है देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। मन शाश्वत कभी नहीं हो रहा है आगे बढ़ने का, लेकिन क्या है कि हमें जाना है और बारालाचा से वापस भी लौटना है। तो हम आगे के लिए निकल लेते हैं। ये मेरी गाड़ी, और अब हम आगे निकलते हैं बारालाचा के लिए। बारालाचा यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्या दृश्य आते हैं। कौन होगा जो इनको देखकर रोमांचित ना हो। एक कवि मन तो और ही दुनिया में चला जाता है। मुझ जैसा व्यक्ति जो इन पहाड़ों की टेढ़े मेढ़े रास्तों पर से गुजर रहा है, तो कुछ तो मन में सूझता है। इन देवतुल्य पर्वतों में दौड़ता फिरता है यह बवंडर किस लिए? किसकी तलाश में चढ़ता उतरता धरा गगन के बीच
किस लिए किसके लिए थक हार कर बैठ जाता है चंद्रताल किनारे। बवंडर मौन है, शांत है, अभी अभी लौटा है रुद्रनाथ के वक्षस्थल से। तूफान उठाता, अट्टालिकाएं गिराता, दुरात्माओं को डराता, ऊर्ध्वमुखी होकर पलटता, शीर्षमुखी होकर छटकता, तोड़ता फोड़ता, कूदता फांदता आ बैठा झील किनारे। झील समझती है बवंडर के मौन को। कितना घर्षण है, कितना वर्जन है, कितना गर्जन है और कितना दर्शन है इसमें। चंद्रताल में चंद्र उतर गया है, झोंका हवा का अभी अभी यहाँ से गुजर गया है। ताल में मछली है कोई, उछली है कोई, लहर अभी अभी अपने जटाजूट को जलाभिषेक जैसे करे आराधिका कोई। बादलों का आर्तनाद उतरता है घाटी में कहीं, जहाँ गडरिया भेड़ों के संग भेड़ हुआ जाता है और भटकने की को शापित किसी अघोरी सा उठता है, तोड़ता है, मौन उठता है बवंडर। अट्टहास करते हैं पर्वत, चूर चूर होती है तमिश्रा, मौन की स्थिरता के साथ टूट जाती है निस्तब्ध रात। कहीं पहाड़ के गर्भ में उजाला हो रहा है, फैल जाता है झील की छाती पर उत्तप्त लहरें और लहरों पर बवंडर। पल पल रंग बदलते ये पहाड़, इनके ऊपर ये नीला आकाश बार बार मुझे रुकने के लिए बाध्य कर रहा है, लेकिन रुकना नहीं चाहते। हम चाहते हैं बारालाचा पहुंचकर वापस नीचे मनाली की तरफ आज ही निकल जाएं। लेकिन पहाड़ ये कहते हैं इतनी भी जल्दी क्या है, मुझे देखो। खूबसूरत लेकिन सावधान। खूबसूरती के पीछे सावधान रहना होता है। जितनी खूबसूरती उतनी सावधानी। सावधानी हटी, दुर्घटना हुई। ये बात याद रखिए। और हमारी कार निरंतर ऊपर की ओर चढ़ रही है। धीरे धीरे थोड़ा सिर भारी होने लगा है हाई एल्टीट्यूड की वजह से। अभी ऑक्सीजन लेवल मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को अफेक्ट कर रहा है। हो सकता है ऊपर पहुंचकर, बारालाचा पहुंचकर शायद कोई इस तरह की डिफ़िकल्टी अनुभव हो, इस तरह का एहसास हो, सांस फूलना या सिर दर्द होना। फ़िलहाल अभी हम ठीक हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सोचता हूँ इन आड़ी तिरछी रेखाओं जैसे पहाड़ों को कुदरत ने बनाया और इनमें वनस्पति के नाम पर कुछ भी नहीं है। दूर दूर तक मटमैले से पत्थर ही पत्थर हैं। और फिर मैं सोचता हूँ, सोच मेरी बीच में रह जाती है। मैं देखता हूँ सामने से तिब्बतियों का एक जत्था नेशनल फ्लैग लिए हुए आ रहा है। काफ़ी सारे हैं,
लगभग 100-150 लोग तो होंगे। हम रुकना चाहते हुए भी नहीं रुक पाए हैं, सिर्फ हाथ हिलाकर विदा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ, मेरी सोच जहाँ मैं था उन मवेशियों के लिए सोच रहा था कि ये मवेशी यहाँ क्या खाते होंगे, लेकिन फिर सोचता हूँ कुदरत ने उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ ही इंतज़ाम किया ही होगा इन पत्थरों के बीच भी। अगर कुदरत धरती के नीचे चींटी के लिए कुछ अन्न दाना दे सकती है तो धरती के ऊपर तो बहुत कुछ है। कहाँ से ढूंढते होंगे ये खुदा जाने, ईश्वर जाने। फिर उसके बाद ये जो जत्था जा रहा है, बराबर मेरे दिमाग में कौन रहा है, क्या मकसद होगा इनका। शायद ये लेह से चले हों, शायद ये नीचे कहाँ जा रहे होंगे, हिमाचल जा रहे होंगे या दिल्ली जा रहे होंगे, कुछ नहीं जानते। लेकिन हमें थोड़ा अपने समय का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना था, इसलिए नहीं रुक पाए। दो के गडरियों के झुंड सामने सड़क पर बड़े वाहन। हम बारालाचा पहुंच गए। ये देखिए, ये बोर्ड दिखा रहा है 4850 मीटर एल्टीट्यूड, यानी लगभग 15,000 साढ़े 15,000 फीट। नैनाभिराम दृश्य, इतनी सारी भेड़ें, बकरियां। अभी जिस सवाल की मैं उलझा हुआ था, मैं वही सवाल, उसका जो प्रश्न है वो मेरे सामने आ गया है। भेड़ें मेरे सामने आ गई हैं और इस रेगिस्तान में, मरुस्थल में लगभग क्या क्या खा रही हैं ये नहीं समझ से बाहर है। मैं एक गडरिये से पूछता हूँ तो वो जवाब देता है, साहब इनके लिए बहुत कुछ है यहाँ, ये अपने आप खोज लेते हैं। हमारे पास एक बिस्किट का पैकेट है, उसको भूख लगी है, हम उसे दे देते हैं। फिर सोचता हूँ क्या शायद यही देने के लिए यहाँ आए थे। कुदरत अपने हिसाब से चलती है, वक्त अपने हिसाब से चलता है। हम कौन होते हैं देने वाले, लेने वाले? बस वही है ऊपर वाला, जरिया जरिया जरिया। वादी मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक एंगल से, चारों तरफ घूमकर। यहाँ पर एक देवी का मंदिर है, छोटा सा बहुत छोटा, और ये माइलस्टोन लगा है, एक बोर्ड लगा है बारालाचा और एल्टीट्यूड उस पर लिखा है, और कुछ नहीं है। लेह को जाते हुए ट्रक्स शाश्वत ने अपना कैमरा निकाल लिया है, वो भी फोटोग्राफी में हाथ आजमाना चाहता है लगता है। हालांकि उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आज वो खुलकर सामने आ रहा है। उसके अंदर क्या है, प्रकृति को कितनी बार उसने रुक रुक कर निहारा है।
जहन में फिर वही सवाल कौंधने लगा है, ये तिब्बती कितनी दूर से, लेह से या लद्दाख से, जहाँ से भी चले होंगे, पैदल जा रहे हैं। क्या मकसद होगा इनका? रास्ते में सूरज ताल आती है, मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकता हूँ। सूरज ताल, शायद इसका नाम इसीलिए रखा गया होगा, सूरज की किरणें यहाँ पड़ती होंगी सुबह सुबह। यहाँ बीआरओ के वर्कर काम कर रहे हैं और मुझे मेरा एक हाथ में मोबाइल देखकर एक वर्कर बोलता है, आईफोन कौन सा है? मुझे हैरानी होती है उस मज़दूर पर। लगता नहीं कि वो पढ़ा लिखा होगा, लेकिन पढ़ा लिखा है। मैंने पूछा, पढ़े लिखे हो? हाँ, बीए हूँ। कहाँ से हो? बिहार से। वहाँ काम नहीं है ना साहब, इसलिए यहाँ पत्थर तोड़ते हैं। दोस्तों, एक प्रश्न चिन्ह वो मेरे सामने खड़ा कर देता है। हम फिर से आगे बढ़ते हैं और जिंग जिंग एक होम स्टे हैं ये तिब्बतियों के। हम यहाँ आ जाते हैं। मैं देखता हूँ वो काफ़िला यहाँ पर आके रुकने वाला है। हम जानबूझकर यहाँ पर रुक जाते हैं। शाश्वत वहाँ एक तिब्बती महिला को खाने के लिए मैगी बोल देता है और चाय बोल देता है। हम अपनी कार से कुर्सियाँ निकाल कर बैठ जाते हैं। कुछ देर में ही मैगी आ जाती है। दोस्तों, कुछ ही देर में वह महिला हमें चाय और मैगी दी जाती है। हम चाय पीते हुए सामने घटित हो रहे परिदृश्य को देख रहे हैं। सामने अभी पहले कुछ तिब्बती थे, लेकिन अभी और आ गए हैं। जाने किधर किधर से आए हैं, लेकिन यहाँ 10-15 लोग हो गए हैं। अभी वे एक किस्म से कोई तैयारी कर रहे हैं। शायद जो काफिला आ रहा है उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर ये लोग इकट्ठे हो गए हैं। और मैं देख रहा हूँ कि एक जगह थोड़ी सी आग जलाकर धुआं किया गया है और धुएं के साथ ही एक तरफ कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं। वाइट कपड़े को लंबा कपड़ा है उसको काट रहे हैं। दोस्तों, ये स्कार्फ है एक तरह से, और तिब्बती कल्चर में इसको कटक भी कहते हैं। स्कार्फ या कटक, ये कटक एक पारंपरिक तिब्बती औपचारिक दुपट्टा है जिसे सम्मान, कृतज्ञता या अभिवादन के संकेत के रूप में पेश किया जाता है। दोस्तों, तिब्बत में आप कहीं भी जाएं तो कटक कई अवसरों पर पेश किया जाता है, जैसे जन्म, शादी, स्नातक होना, किसी के आगमन पर, प्रस्थान पर ये मेहमानों को दिया जाता है और यह स्वागत का प्रतीक होता है। तो ये लोग उसी कटक की तैयारी कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि ये इतने खूबसूरत रेशमी कपड़ा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और जहाँ तक सफ़ेद का जहाँ तक रंग चुनने का मेरा अनुमान है, वो है शुचिता से, शुद्धता से, सत्यता से, इसी का प्रतीक है। तो ये सफ़ेद रंग विशालता का प्रतीक है और इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि वे लोग भी नज़दीक आ गए हैं। मेरा मन है कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो हमें इस सारे के पीछे घटित होने वाले वृत्तांत के बारे में जानकारी दे। अभी इंतज़ार हो रहा है कि वो जत्था कितनी देर में यहाँ पहुँचता है। मैं उठता हूँ, सामने एक महिला दिखाई दे रही है मुझे गाड़ी में बैठी हुई, और मैं चाहता हूँ उससे बातचीत हो सके ताकि मुझे कोई कड़ी मिल सके। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। यहाँ तक बात थोड़ा समझ आई उसकी कि ये 6th शेड्यूल में शामिल करने की कोई बात है। फिर वो महिला थोड़ी सी बचने की कोशिश करने लगी। उसे शायद हिदायत मिली होगी कि किन्हीं अजनबियों से कोई बात नहीं करनी। उसने कहा, हमारे स्पोक्समैन हैं, आप उनसे बात कीजिए।
चलते उस काफ़िले की तरफ बढ़ चलते हैं। रास्ते में मुझे एक दो लोग और मिलते हैं जिनसे बात करके सारी कहानी समझ में आती है। धीरे धीरे वे लोग भी खुलते हैं और उस काफ़िले को देखकर मुझे अपने यहाँ होने वाले मुज़ाहरों और जत्थों और हड़तालों का कंपैरिजन मैं इस मौन मार्च से करने लगता हूँ। एनवायरनमेंट को नज़र में रखते हुए कैसे करना है वो सब 6 शेड्यूल में आ जाएगा। गुड जी जी, तो इसलिए दोस्तों, कुछ लोगों से जब बातचीत हो गई तो जो सामने निकल कर आया वो ये था कि वास्तव में वांगचू और अन्य एक्टिविस्ट लेह से नई दिल्ली तक पैदल मार्च निकाल रहे हैं ताकि केंद्र सरकार से लद्दाख के नेतृत्व के साथ साथ उनकी मांगों के संबंध में बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह कर सकें। उनकी मुख्य मांगों में एक यह थी कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और लद्दाख में एक और संसदीय सीट बढ़ाई जा सके। शासन में सरकारी नौकरियों और भूमि अधिकारों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके जिससे स्थानीय लोगों को अपनी भूमि और सांस्कृतिक पहचान के लिए कानून बनाने की शक्ति मिल सके। अभी मैं एक और बैनर इनका पढ़ रहा हूँ, इसके ऊपर लिखा हुआ सेव हिमालय। तो हिमालय को बचाने के लिए भी इसके साथ साथ एक कोशिश जारी है जो बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि हिमालय हमारे देश का ताज है और हमारे देश की रक्षा करता है। इसलिए हिमालय को बचाना बहुत ज़रूरी है और ये एक्टिविस्ट इसके साथ साथ जो बीड़ा उठाया है हिमालय बचाने का वो सराहनीय है। दोस्तों, आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं जहन में बहुत से सवाल आ रहे हैं, उनके जवाब भी आ रहे हैं और इसी तरह से ये यात्रा आगे चलती जाती है।
दोस्तों, लौटते हुए कुछ समय के लिए हम दीपक ताल रुकते हैं। दीपक ताल ग्लेशियर से उतरी हुई एक झील है। ग्लेशियर का पानी यहाँ इकट्ठा होता है, हालांकि बहुत बड़ी झील नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। एकदम ग्रीन और ब्लू आसमान का जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, अगर ध्यान से देखें तो पर्वत का रिफ्लेक्शन भी पानी में दिखाई देता है। और अगर मैं नज़दीक जाता हूँ तो देखता हूँ कि नीचे पड़े पत्थर भी साफ दिखाई दे रहे हैं। इतना क्रिस्टल पानी, इतना साफ पानी, मन खुश हो गया है। दोस्तों, मुझे तो ये यात्रा बहुत रोमांचित करती रही है। नई चीज़ें देखने को मिली हैं, नया एहसास, नया आभास हुआ है। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वापसी जाते हुए फिर किन्हीं सवालों में मैं गुम था। कभी तिब्बती लोग याद आ रहे थे, कभी वो मवेशी, कभी वो गडरिया, और हम चलते जा रहे हैं।